गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम केमिकल बॉन्ड का एक पार्ट था जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमने चर्चा की थी, उसके डायरेक्शनल प्रभाव के बारे में बात की थी और उसी में एक पार्ट अगला है अपने पास एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय रेजोनेंस, यानी अनुनाद के द्वारा हम रेजोनेंस के द्वारा केमिकल बॉन्ड को हम किस प्रकार से इसमें के वैलेंस बॉन्ड को या कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे समझा सकते हैं कि अनुनाद का उसमें क्या योगदान है। तो देखिए रेजोनेंस क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा रेजोनेंस से मतलब क्या है हमारा सिंपल सा कि किसी भी स्पीसीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए मान लीजिए आपके पास बेंजीन से आप सभी परिचित है ना, और इसमें हम करें ये एक पर ये मान लीजिए कार्बन नंबर 1 2 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 ये 6 कार्बन है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो किस में है 1 और 2 के मध्य, उसके बाद क्या है 3 और 4 के मध्य, और फिर क्या है हमारे पास 5 और 6 के मध्य। तो यहाँ पे हम करें 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित हैं। तीनों डबल बॉन्ड में आप देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, एडिशन रिएक्शन की बात करें, इसका मतलब 1 और 2 3 4 और 5 है। इस प्रकार से अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित हैं। अब रेजोनेंस में सुविधा क्या कर दी, इसी को अगर हम दूसरी तरीके से और लिख दें, ये मान लीजिए और ये आ गया हमारे पास ये टाइप। तो हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 और 6। अब जो डबल बॉन्ड आ गया वो किसके मध्य आ गया 2 और 3 के मध्य, फिर 4 और 5 के मध्य, फिर क्या आ गया 1 और 6 के मध्य। इस प्रकार से अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 एज ए बोथ आर स्ट्रक्चर ईच अदर रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दोनों एक दूसरे से क्या कहलाते हैं, अनुनाद की संरचनाएं हैं, जिनका केकुले ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी किया था कि इन दोनों रिएक्शंस का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से अनुनाद के द्वारा इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, और इनके मध्य फिर एक तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आया बेंजीन का। आमतौर पे आप देखते हो हम इस प्रकार से शो करें। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं 3 नंबर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसकी, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 और 2 के मध्य है, 2 और 3 के मध्य है, या 3 और 4 के मध्य, या 4 और 5 के मध्य, 5 या 6 के मध्य। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर हम निश्चितता नहीं कह सकते कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पे डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के मध्य में है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है या ये कहें कि स्थान परिवर्तन होता है, तो उसके दौरान एक स्ट्रक्चर न्यू स्ट्रक्चर बनते हैं, और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी ऊर्जा के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल हैं, और इनमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो और भी मोर स्टेबल होता है। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनके 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे। इसमें देखिए अब क्या बताया है, द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की जो नेचर है प्रकृति ऑफ ए फ्यू मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। यानी नेचर जो है इनकी प्रकृति को समझाने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड की प्रकृति को समझाने के लिए यहाँ पे हमने कंसेप्ट लिया है, और वो क्या है अनुनाद का कंसेप्ट। देखिए फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, कार्बोनेट में आप देखिए CO3-2, यहाँ आप देखिए COOO। इसका मतलब यहाँ पे हम नंबरिंग दे सकते हैं, इसको हम नंबरिंग दे दें, मान लीजिए कि 1 2 और 3। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि एक कार्बन और 1 नंबर ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड की स्थिति है, कार्बन नंबर वही है 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 इसके मध्य एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य 3 नंबर का ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है 1 डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड सिंगल बॉन्ड विद द 2 ऑक्सीजन एटम ईच अदर सिंगल बॉन्ड। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर यही निर्धारण में आएगा फिर कि हम यहाँ पे ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन में किस ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है, क्योंकि रोटेट होता रहता है। और इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो हमारे पास देखिए आप क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के इसी प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 आया, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है। तो बोथ बट द 3 ऑक्सीजन एटम 1 2 3 एटम आर एग्जैक्टली सिमिलर, तीनों ऑक्सीजन एटम सिमिलर हैं। यहाँ अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि दोनों ऑक्सीजन 2 प्रकार के हैं, जिसमें एक में डबल बॉन्ड से अटैचमेंट है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट है। तो इट मीन्स तीनों का ऑक्सीजन जो है वो एक समान नहीं है। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर जो है एक्सपेरिमेंटली ये कहता है कि द 3 ऑक्सीजन एटम्स आर एग्जैक्टली सिमिलर,
तीनों ऑक्सीजन जो एटम है वो क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है इन ए प्लेनर स्ट्रक्चर, जब इनका प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल 120 का जो तीनों का ही यही मान आ रहा है 120 120 120। इसका मतलब क्या है कि तीनों ऑक्सीजन इसके ऊपर समान है, और तीनों ऑक्सीजन समान है, इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर इसके मान्य हैं। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, जिसमें ऑक्सीजन नंबर 2 और 3 के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, फर्स्ट के ऊपर डबल बॉन्ड है। फिर हमने कहा ऑक्सीजन नंबर 2 के पास डबल बॉन्ड है और 3 और 1 के पास नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद 2 3 के पास डबल बॉन्ड, फर्स्ट और इनके पास क्या आ गया, यहाँ पे सिंगल वो आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो कह रहते हैं ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट CO3-2। तो ये इनका एक अनुनाद स्ट्रक्चर है, अनुनाद संरचनाएं हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तीनों का, तो एक मिश्रण जो बनेगा वो देखिए आप डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ शो कर रखा है। ये क्या दिखा रहा है, डॉटेड लाइन से मतलब यही है कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ डबल बॉन्ड हो। तो ये डॉटेड लाइन हमें ये शो कर रही हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड के लक्षण इसके अंदर आ रहे हैं। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है तीनों प्लेनर स्ट्रक्चर का एक मिक्सचर जो बन रहा है वो कहलाता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। इसको आगे ले हम देखते हैं कि रेजोनेंस क्या है, इज ए वे ऑफ डिस्क्राइब डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स विद इन सर्टेन मॉलिक्यूल। उन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। लोकलाइजेशन अति से आपसे डीलोकलाइजेशन, इनका एक फैलाव क्या है, डीलोकलाइजेशन। और पॉलीएटॉमिक आयंस विद द बॉन्डिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय ए सिंगल लुईस फॉर्मूला। तो एक किसी स्ट्रक्चर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि दैट इज ए वन स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली स्ट्रक्चर, नो। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी स्ट्रक्चर का इसमें योगदान होता है। तो मॉलिक्यूल और आयन विद सच डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए इनका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह रहे हैं कि क्या है, कई स्ट्रक्चर हैं, सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। अब आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें, इज ए डिफाइंड हैज ए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल इसकी बॉन्ड एनर्जी है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसके मध्य की जो ऊर्जा का अंतर है। तो रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल हैज ए वॉल। ये इसके बॉन्ड करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल बिकॉज एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ ऑन कॉनिकल फॉर्म्स। तो ये जो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो एनर्जी जो है वो लो, और जिस भी स्पीसीज़ की एनर्जी लो होती है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। आपने पहले देख रखा है इसका। ये देखिए यहाँ फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि इसका सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन में क्या होता है, SO4-2। अब यहाँ पे देखिए सल्फर की हम बात करें तो पहला जो स्ट्रक्चर हमने दिया यहाँ पे, इसमें देखिए 1 2 क्या है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, 2 क्या है, सिंगल बॉन्ड है जो नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के ऊपर है, तो +2 सल्फर। उसके बाद हमने कहा कि 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन के पास में जिन्होंने पास के नेगेटिव चार्ज आ रहा है प्लस आयंस। फिर इसके बाद क्या रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड 2 नेगेटिव चार्ज। तीसरे में सल्फर नेगेटिव, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। और चौथा जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्ट्रक्चर क्या हमारा, सल्फर के पास चारों जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं वो चारों ही डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सल्फर के पास 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो आप देख सकते हैं इसका, कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसमें किसी भी एक स्ट्रक्चर के द्वारा सल्फेट आयन का रेजोनेटिंग या सल्फेट आयन को हम नहीं समझा सकते। इसलिए क्या कहते हैं कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इसमें योगदान है। इसी प्रकार से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का है, एक लीनियर मॉलिक्यूल देखिए CO2 COO, यहाँ के सिमेट्रिकल दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के पास डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 4 लोन पेयर 2 लोन पेयर हैं, यहाँ भी 2 लोन पेयर हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए हमने कहा कि ये एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, किसमें, एक ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब पार्शियली क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। कार्बन के पास अपनी पूरी संयोजकता 3 + 1 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा 6 7 1 8, तो यहाँ पे क्या जाएगा इनका 7 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर मान लीजिए ऑक्सीजन नंबर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन
नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर हमने बनाया सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट मीन्स द कार्बन एंड ऑक्सीजन बिटवीन इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल पोजीशन है डबल बॉन्ड्स की। इसी प्रकार से दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो क्या है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स स्ट्रक्चर लेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस। तो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे होगा उसका रेजोनेंस के अंदर क्या होगा, लेस कंट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए केकुलर स्ट्रक्चर जो आपने शुरू में की थी बेंजीन की हम बात करें तो अब देखेंगे कि यहाँ केकुलर स्ट्रक्चर में देखिए मैंने कहा था बेंजीन के यहाँ अगर नंबरिंग की हम बात कर दें तो नंबर देने से क्या होगा, ये हम नंबर लें 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर यही नंबर देंगे हम तो देखिए पहले और दूसरे स्ट्रक्चर दोनों में क्या है 1 और 2 के मध्य डबल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे 1 और 2 के मध्य सिंगल बॉन्ड की बात करें तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बन रही थी जिनको केकुले ने ज्ञात किया था, इसके नाम से केकुले स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको जानते हैं। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, जो मध्यम के अंदर क्या आ जाएगा इसका, इस प्रकार से ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इन तीसरी स्ट्रक्चर थी हमारे पास कौन सी, डेबायर संरचना। डेबायर संरचना में क्या है, 3 स्ट्रक्चर हमारे पास हैं जिसमें बेंजीन को हाफ पोर्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1 और 3 के रूप 4 के रूप में अगर ले लें या इस रूप में ले लें या इस रूप में, तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं जो कहलाते हैं डेबायर स्ट्रक्चर। और हमारे पास अगला एक आता है आयनिक स्ट्रक्चर। आयनिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, देखिए ये आयनिक स्ट्रक्चर आपके पास है, ये आयनिक नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, तो ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन से शो कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने से हमें पता हो रहा है कि यहाँ पे केकुलर स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल और एक्यूरेट स्ट्रक्चर आ रहे हैं। इनमें कहीं भी आयनिक स्ट्रक्चर तो वैसे ही नहीं है स्टेबिलिटी में, डेबायर स्ट्रक्चर भी इतने, लेकिन टोटल स्ट्रक्चर हम बात करें तो 2 केकुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 इसके डेबायर स्ट्रक्चर बनते हैं और 1 आयनिक स्ट्रक्चर इसका बनता है। अब देखिए रेजोनेंस के कुछ रूल हैं कि रेजोनेंस क्या, रूल ऑफ रेजोनेंस के नाम से पूछ लिया जाता है कई बार, 1-2 नंबर का आपके क्वेश्चन ये आता है। तो रेजोनेंस का आता है तो आप सल्फेट आयन, कार्बन डाइऑक्साइड आयन या आप इसको और भी नाइट्रेट का ले सकते हैं, किसी का भी कम लेकर कार्बोनेट का ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर के उसको आप एक्सप्लेन कर दें पहले कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है, ये रेजोनेंस की बता रहा है। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि रेजोनेंस में अनुनाद में आपके यहाँ पे रूल्स हैं, क्योंकि कुछ रूल्स होंगे तभी ये नियम लागू होता है, तो रूल क्या क्या है उनकी हम बात कर सकते हैं। तो अनुनाद में किसी अणु की समस्त संभावित संरचनाओं का योगदान नहीं मानते। मैंने कहा ना कोई भी एक अणु हम कह दें कि इसमें सारा योगदान इसका नहीं, तो समस्त संरचनाओं का योगदान नहीं मानते, बल्कि केवल उन्हीं संरचनाओं का योगदान मानते हैं जो अनुनादी संकर यानी वास्तविक संकर के नज़दीक है, उसका हम योगदान मानते हैं। अब देखिए पहला क्या है, प्रत्येक सहसंयोगी संरचना में परमाणुओं की संभावित व्यवस्था, कौन सी, जो संरचनाएं बन सकती हैं उनमें परमाणु की संभावित व्यवस्था क्या क्या हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और उनके बंधे कोण व बंध लंबाई के मान प्रेक्षित मानों से भिन्न नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर बना दें हम जिसका मान उससे मेल ही नहीं खाता हो, नहीं, तो वो लगभग उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल लगभग उसके मान तो समान आए। दूसरा है कि प्रत्येक सहयोगी संरचना में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समान होने चाहिए। जो हमारे सहयोगी संरचनाएं बन रही हैं उनके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरा है सभी सहयोगी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या व ऊर्जा, संख्या तो समान है, उसके बाद हमने कहा कि ऊर्जा भी लगभग मान बराबर होना चाहिए, ये अंतर नहीं होना चाहिए। उच्च ऊर्जा की संरचना अनुनाद में अधिक योगदान नहीं देती। अगर हायर एनर्जी को स्ट्रक्चर हमने ले लिया काम में तो उसका योगदान रेजोनेंस के अंदर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन में मैंने कहा था एक आयनिक स्ट्रक्चर बनता है जो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, तो ऐसे स्ट्रक्चर का रेजोनेंस में कोई अनुनाद नहीं, कोई इसमें योगदान इसका नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है संरचना में निकटतम परमाणुओं पर समान आवेश हो तो वह भी अनुनाद में कोई योगदान नहीं देती है। निकटवर्ती संरचना देखिए आप नाइट्रोजन के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, तो इसके अंदर अगर एक जैसी ये संरचना देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव यानी दोनों नाइट्रोजन के ऊपर जो एडजोनिंग नाइट्रोजन है एक समान आवेश आ गया। तो एक समान संरचना या एक समान आवेश की जहाँ बात कर रहे हैं कि निकटतम परमाणु पर अगर समान आवेश हो, इक्वली आयन हो, तो वह क्या अनुनाद के अंदर उसका कोई योगदान नहीं होगा, रेजोनेंस के अंदर उसका कोई योगदान नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि धन विद्युतीय तत्व पर ऋणावेश तथा ऋण विद्युत तत्व पर धनावेश का अनुनाद में कोई योगदान नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मान लीजिए कोई स्पीसीज है, मान लीजिए फ्लोराइड है, ऋण विद्युत है,
इसी प्रकार से दूसरी है तो वो पॉजिटिव चार्ज की है। तो कहने का अर्थ है कि अगर वो धन विद्युतीय स्पीसीज है उसके ऊपर अगर हमने ऋण आवेश लगा दिया तो भी अनजस्टिफाइड होगा, और अगर ऋण आवेशित स्पीसीज है उसके ऊपर धनावेश आ गया तो भी हम कहेंगे कोई उसका योगदान ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ऐसी संरचनाओं का योगदान भी अनुनाद के अंदर नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंधों की जितनी अधिक संख्या होगी, कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड की जितनी अधिक संख्या होगी वह अनुनाद में उतना ही अधिक योगदान होगा। जितने स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, जितने सहसंयोजक बंधों की जितनी अधिक संख्या होगी, है ना, कोवलेंट बॉन्ड होगी, तो वो क्या है रेजोनेंस के अंदर उतना ही ज़्यादा उसका सहयोग होगा, उसका योगदान होगा। तो इस प्रकार से मैं अनुनाद के द्वारा हमने जो लेके चले कि अनुनाद के द्वारा हम कोवलेंट बॉन्ड को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बाय रेजोनेंस। तो आप इस स्ट्रक्चर को पढ़िए। नेक्स्ट में इसमें आपके टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके, और वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या महत्व है, और किन किन कंपाउंड्स में हम किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूंगा। थैंक यू।